हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है सामान्य विज्ञान क्लास है। इसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है दमित्री मेंडेलीव को दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रह जाएगा। इन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम था आवर्ती नियम। कौन सा? आवर्ती नियम। और ये कब दिया था? तो ये दिया था 1869 को। 1869 को इन्होंने ये नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि तत्वों के रासायनिक गुण एवं उनके भौतिक गुण इनके आधार पर उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये उन्होंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने खोज की थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन के बाद यदि हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ दे या एग्जाम में आ जाए कि प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन तो उन्होंने की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। और इसके बाद देखिए, एक परमाणु में तीन तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भाई यदि न्यूट्रॉन की बात की जाए तो वो की थी चैडविक ने। किसने? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रिक एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोमास ऊर्जा होती क्या है। तो एक ये पहली बात तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है और ये जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है, जैसे पौधे, लकड़ी, कृषियों के अवशेष, पशु अपशिष्ट, इन सबको जलाकर ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लकड़ी, इथेनॉल, गाय का गोबर, ये सब कैसी है? बायोमास गैस है। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है ये बायोमास गैस नहीं है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जो होती है हमें वो परमाणु तत्वों के विखंडन से या उनके जलने से प्राप्त होती है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बैटरी। क्या है? बैटरी। बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वहीं यदि हम लोग मोटर की बात करें तो मोटर क्या कार्य करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी आपको याद रखना है। और यदि हम लोग डायनेमो और जनरेटर की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस को या गैस का उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किसके कारण होती है? तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या होती है? ऊपर होती हैं और जब ये संपर्क में आती है किसके? वर्षा के जल में। ठीक है, वर्षा के जल से संपर्क में आती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिया करती हैं वर्षा के जल के साथ और क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 बनता है और इसकी बारिश होती है और यही क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। साथियों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जो भी साथी हमारे एनटीपीसी व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान का एक कोर्स। ये कोर्स आपका पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम सटीक कंटेंट मिलने वाला है। ऐसा कंटेंट होगा जो आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित है। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सबको देखते हुए किस प्रकार से रेलवे क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार से देखते हुए हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है। तो कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली ₹199, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है
50 रुपए की छूट के साथ ये कोर्स आपको मिल जाएगा, मात्र 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आप उसको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड जानकारी के लिए, अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर या ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरी दूर कर दी जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर काम कितना होगा। काम बताया गया है, काम पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रवाहित आवेश कितना है। ठीक है, प्रवाहित आवेश तो वो है 5 कूलाम। कितना है? 5 कूलाम है। और विभवांतर कितना है? तो ये है V आपका कितना है? 13 वोल्ट। और आपको कार्य निकालना है यानी W निकालना है। तो Q मतलब ये प्रवाहित जो आवेश है, उसके अलावा प्रवाहित जो आवेश है उसका विभवांतर में गुणा कर दीजिए। तो क्या आएगा? 5 गुणे 13 यानी 65 जूल। कितना? 65 जूल। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? विभवांतर का और जो आवेश है उनकी गुणा करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? शक्ति। क्या? शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है शक्ति का। जूल प्रति सेकंड याद रखना है आपको। और शक्ति कैसी है? एक अदिश राशि है। कैसी? अदिश राशि है। अदिश राशियां क्या होती हैं? मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि ऐसी राशियां या ऐसे तत्व जिनमें हमें जिनको ज्ञात करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो। और इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस द्रव्यमान संख्या से जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसको आपको घटा देना है, यानी 298 माइनस 196। तो कितना आएगा आपका? 102। 102 आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हमको सॉल्व ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? इनके बाह्यतम कोशों में 3 अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपका गलत है। इनके बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं, ये भी आपका गलत है। इनके बाह्यतम कोश में 2 अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका सही अधिक सही हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? सबसे बड़े परमाणु आकार का। देखिए, आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे एल्युमिनियम, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 13 है। इसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन की, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 14। इसके बाद फास्फोरस, इसकी 15। और लास्ट में आपका है सल्फर, इसकी है 16। ठीक है, अब आप बात करेंगे परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार क्या होता है? तो एक परमाणु के नाभिक के केंद्र में से और उसके जो बाह्यतम कोश है वहां तक की दूरी होती है। मान लीजिए ये नाभिक है, ठीक है, एक परमाणु है, इसका ये नाभिक है, यहाँ से लेकर और इसका जो बाह्यतम क्षेत्र है, सबसे बाहरी है, इनके बीच की दूरी होती है, क्या कहलाती है? परमाणु आकार कहलाती है। ठीक है, परमाणु आकार कहलाती है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जब हम लोग सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं, कैसे? बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती चली जाती है, यानी जो ये सबसे बड़ा है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे बड़ा होगा और लास्ट में यहाँ तक होते होते छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? एल्युमिनियम ही सबसे छोटा है। तो सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? सल्फर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा जो सबसे छोटा है क्या है? सल्फर। और सबसे बड़ा क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पीतल निम्न में से किसकी बनी एक धातु? अगला क्वेश्चन हमारा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता की ये मिश्र धातु है, जिसमें तांबा कितना होता है आपको तो ये बताना है। तो ये होता है 70%, तांबा 70%। और जस्ता कितना होता है? तो 30%। कितना? 30% जस्ता होता है। और ये कितना है? 70% तांबा। और बन के क्या तैयार हुआ आपका? पीतल तैयार हो गया बन के। वहीं यदि हम लोग तांबे और टीन की बात की जाए तो क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक है, कांस्य पदार्थ, कांस्य धातु बनती है तांबे और टीन के मिलन से, जिसमें तांबा कितना होता है? उसका होता है 90% भाग और टिन का होता है 10% भाग। और तांबे एल्युमिनियम की बात की जाए तो इससे क्या बनता है? कृत्रिम सोना का निर्माण होता है, जो जिसे आप आभूषण पहनते हैं सोने वाले, जो सोना नहीं होता है वो क्या होते हैं? तांबे और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा का कितना होता है? 90% होता है। और जो एल्युमिनियम होता है
वो 10% होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, हमारी साइंस क्लास डेली आपको 11:10 पे आपके सुबह आ जाती है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी से चलती रहे। चलिए कथन कथन देखते हैं हम लोग, कौन सा कथन गलत है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, यही आपका गलत है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति किसके? सोडियम आयनों के कारण। सोडियम आयनों के कारण ये पहली बात तो नहीं होती है। ठीक है, Na क्या है? ये आपके प्लस में है, प्लस आयन, और OH आपका माइनस में आयन, OH पे ही आपका आयन लगेगा। तो इसमें क्या होता है? सोडियम आयन नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन। किसका है? कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन। आयनों के कारण जिसकी प्रकृति होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्षारीय होगी। तो यहाँ पे सोडियम ना होकर सोडियम आयन ना होकर हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये भी ठीक है। और फेनोल्फथालीन साबुन के घोल में गुलाबी रंग बन जाता है, ये भी आपका ठीक है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन कौन सा होगा? 20 का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब सॉरी, कथन गलत है। आगे देखिए, Ag+Cl यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन के संयुक्त होने पर कौन से यौगिक का निर्माण होता है? तो होता है सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका? सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है, AgCl का निर्माण होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो कौन पोषण प्राप्त करता है? वो है जूं। देखिए, हमारे सरों में भी होती है, सबके नहीं होती, कुछ लोगों की होती है, परजीवी है। हमारे सर से ही अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए परजीवी है। खुद का भोजन नहीं बना सकती है, हमारे ही भरोसे आश्रित है। जिस दिन गंजा करा देंगे हम लोग, उस दिन ये मर जाएगी, क्योंकि हम पे ही आश्रित थी। हमने गंजा करा दिया, सर पे कोई बाल नहीं बचे, जुएं भी खत्म हो गए, जू भी खत्म हो गई। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ नोच में अंकुर उत्पन्न होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो वो होते हैं ब्रायोफाइलम में होते हैं। किसमें? बायोफाइलम में होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो ये बाह्यदल, बाह्यदल जो होता है वो फूल के केंद्र में मौजूद होता है। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगर पुंकेसर की बात करें तो ये क्या होता है? ये फूल का नरजननांग होता है। आगे क्वेश्चन, थोड़े समय के लिए हवा के 1 लाख भागों के लगभग 900 भागों में सांस लेने से थकान, चक्कर आना, सिर दर्द होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है एस्बेस्टोस कण के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है। तो क्या शारीरिक समायोजन है? वो है जैव संचयन। पुनः साथी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो हमारी क्लास चल रही है, इसके लिए आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी PDF फ्री में मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो ये प्रदान करती हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये सर्वाधिक प्रदान करती हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।